एक बार फिर रिश्ता देखने गई और मुझे ठुकरा दिया गया तो मेरी अमीर और खूबसूरत बॉस मुझे जबरदस्ती बार में ले गई और शराब पिलाने लगी। कुछ पैक पीने के बाद ही वह लगभग सोने वाली थी। उसने शिकायत भरे लहजे में कहा, मैं इतनी खूबसूरत और अमीर हूँ, फिर भी मुझे बॉयफ्रेंड क्यों नहीं मिलता? मेरी जैसी लड़की के पीछे तो लड़कों की लंबी लाइन लग जानी चाहिए। मैं चुप रहा। फिर मैंने कहा, बॉस क्या आपने कभी सोचा है कि हम शायद किसी रोमांटिक नॉवेल के अंदर रह रहे हैं? उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने कहा, मेरा मतलब है कि आप एक बार किसी लड़की को पसंद करके देखिए। मैं तो बस मजाक कर रहा था, लेकिन सच बताऊं तो मेरी बॉस आन शिवयू का विपरीत लिंग के साथ रिश्ता काफी खराब था। अब तक उसके 25 रिश्ते हो चुके थे। हर बार लड़के उसकी शर्तें और खूबियां सुनकर खुशी खुशी दौड़े चले आते थे। सबको लगता था कि उन्हें इतनी अच्छी लड़की मिल रही है जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। लेकिन मुलाकात होने के 5 मिनट भी नहीं होते थे और लड़का किसी न किसी बहाने से भाग जाता था। एक बार तो मैं उसके लिए शहद और ग्रेप फ्रूट का ड्रिंक भी तैयार नहीं कर पाया था कि आन शिवयू ने मुझे बता दिया कि रिश्ता खत्म हो गया है और उसे ऑफिस वापस जाना है। इसलिए मुझे लगा कि शायद आन शिवयू को पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाओं में दिलचस्पी है। मेरी बात सुनकर आन शिवयू ने ठंडे लहजे में कहा, असिस्टेंट, ये तुम्हारी सलाह काफी अच्छी है। क्यों न मैं तुम्हें नौकरी से निकालकर एक महिला असिस्टेंट रख लूं? शायद पास रहने से प्यार हो जाए। मैं तुरंत घबरा गया। बॉस, मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने तुरंत उसके गिलास में शराब भरते हुए कहा, आप इतनी खूबसूरत हैं कि अगर मेरी प्रोफेशन एथिक्स मुझे रोकती नहीं तो मैं भी आपके साथ रिश्ता बनाना चाहता। पता नहीं वह मेरी बात से गुस्सा हुई या शराब के नशे में उसका चेहरा लाल हो गया। उसने थोड़ी ऊपर उठाकर घमंड से कहा, ये शुआंग, तुम सोच भी मत लेना कि मैं हर किसी के लायक हूँ। तुम्हारे जैसे साधारण इंसान मेरे जैसी राजकुमारी के लायक नहीं है। मुझे उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और ऊपर से वह मेरा पूरा नाम लेकर बोल रही थी। मैं खुद को रोक नहीं सका और बोल पड़ा, बॉस, क्या आपको याद दिलाऊं कि यह आपकी 25वीं असफल डेट है? आन शिवयू ने बिना किसी भाव के कहा, बस मुझे यह याद दिला देना कि मैं नया असिस्टेंट रखने वाली बात भूल न जाऊं। फिर धमकी, मुझे धमकी बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर धमकी देने वाला मेरा बॉस हो तो मैं मजबूर हूँ। मैंने तुरंत झुककर माफी मांगी, बॉस, मुझसे गलती हो गई। मैं कल ही अपना नाम बदलकर ये बेटा करवा लूंगा। आज से आपकी लव स्टोरी की पूरी जिम्मेदारी मेरी। मैं गारंटी देता हूँ कि इस साल के पहले 6 महीनों में आपको प्यार होगा, अगले 6 महीनों में शादी होगी और अगले साल आपके 3 बच्चे होंगे जो पैदा होते ही आपको माँ बुलाएंगे। उसने कहा, इतनी जल्दी कुछ नहीं है। मैंने कहा, जल्दी नहीं की तो फिर कब करेंगी? क्या आप फिर से उन बूढ़े रिश्तेदारों की बातें सुनना चाहती हैं? हाल ही में हुई शेयर होल्डर्स मीटिंग में आन शिवयू के कई चाचा ताऊ उसे जल्दी शादी करने की सलाह दे चुके थे। उनका मानना था कि एक स्थिर परिवार वाली कंपनी की महिला मुखिया कंपनी की छवि के लिए ज्यादा अच्छी होती है। इसी वजह से काम में डूबी आन शिवयू को मजबूरी में रिश्ते देखने के रास्ते पर चलना पड़ा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, वैसे भी अगर वे मुझ पर दबाव न डालें तब भी मेरी उम्र में शादी के बारे में सोचना चाहिए। फिर उसने गंभीर होकर पूछा, तुम्हारा कोई आइडिया है? मैंने पूछा, किस बारे में? वह थोड़ी झिझकी और बोली, मेरे बॉयफ्रेंड को ढूंढने के बारे में। मैं आत्मविश्वास से मुस्कुराया, आइडिया नहीं है लेकिन तरीके बहुत हैं। आन शिवयू रिश्ते देखने में इतनी अनाड़ी थी कि 25 बार लगातार असफल हो चुकी थी। हालांकि बॉस से सीधे यह बात नहीं कही जा सकती थी। मैंने कहा, बॉस, मुझे लगता है कि रिश्ता देखने का यह तरीका आपके लिए सही नहीं है। इसमें दोनों लोग शुरुआत से ही एक दूसरे की संपत्ति, हैसियत और शर्तों का हिसाब लगाने लगते हैं। ऐसे में एक स्वस्थ और सच्चा रिश्ता बनना मुश्किल होता है। लेकिन आपके काम का दबाव इतना ज्यादा है कि आपके पास नए लोगों से मिलने और प्यार करने का समय भी नहीं है। मैंने अपना सुझाव दिया, जब नया प्यार मिलना मुश्किल है तो पुराने प्यार को दोबारा क्यों नहीं आजमाती? आखिर उस रिश्ते में पहले से भावनाएं और यादें मौजूद हैं। किसी अजनबी से शुरुआत करने से बेहतर है कि किसी पुराने प्यार को वापस लाया जाए। हर लड़की के दिल में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे वह कभी पूरी तरह भूल नहीं पाती। आन शिवयू भी इससे अलग नहीं थी। मेरे पूछने पर उसने आखिरकार अपने पहले प्यार के बारे में बताया। उसके पहले प्यार का नाम भी आन था, आन शियाओगांग। दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। उस समय दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन जैसे ही उनका रिश्ता शुरू हुआ, आन शियाओगांग को पढ़ाई के लिए विदेश भेज दिया गया। दूर रहने के बाद पढ़ाई की व्यस्तता के कारण दोनों की बातचीत धीरे धीरे कम होती गई। आखिरकार दोनों ने मजबूरी में रिश्ता खत्म कर दिया और एक दूसरे को अच्छे भविष्य की शुभकामनाएं दी। दो प्यार करने वाले लोगों की ऐसी कहानी जो चाहकर भी साथ नहीं रह सके, सच में बहुत दुखद थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि उनके बीच मैं था। मैंने कहा, बॉस, अब आपकी मीठी लव स्टोरी की बारी है। 3 दिन बाद मैंने ऑफिस से निकलने वाली आन शिवयू को रोक लिया। मैंने कहा, आज रात मेरे साथ चलिए, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। उसने पूछा, कैसा सरप्राइज? मैंने कहा, वहाँ जाकर पता चलेगा। मेरी जिद के कारण आखिरकार आन शिवयू मेरी कार में बैठ गई। मैंने कार स्टार्ट की और सीधे शहर से बाहर निकल गया। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, आसपास का इलाका सुनसान और वीरान होता गया। आन शिवयू भी धीरे धीरे घबराने लगी। आखिर उसने कहा, असिस्टेंट, ये इतने सालों से मुझे तुम्हारी काबिलियत और इंसानियत पर भरोसा है। तुम अभी जवान हो और तुम्हारे सामने बहुत अच्छा भविष्य है। कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। मैं हैरान होकर बोला, बॉस, आप क्या कह रही हैं?
उसने आंखें बंद करके कहा, बताओ तुम मुझे यहाँ मेरी संपत्ति के लिए लाए हो या मेरा अपहरण करने वाले हो? इस महिला की कल्पना शक्ति सच में बहुत ज्यादा थी। मैंने कहा, बॉस आप ज्यादा सोच रही हैं। मैं आपको आन शियाओगांग से मिलाने ले जा रहा हूँ। वह 2 साल पहले ही देश वापस आ चुका है। अभी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम करता है और चावल की नई किस्मों तथा कीट और बीमारी से बचाव पर रिसर्च कर रहा है। मैंने पता कर लिया है कि जिस खेत में वह प्रयोग करता है वह शहर के बाहर है। मेरी बात सुनकर आन शियू ने राहत की सांस ली। फिर उसने अमीर बॉस वाला रवैया अपनाते हुए कहा, तुम काम बहुत जल्दी करते हो। अगर ऑफिस के काम में भी इतनी मेहनत करते तो अच्छा होता। मैंने उसकी बात को तारीफ समझ लिया और कहा, बॉस आपकी जिंदगी के बड़े फैसले और ऑफिस का काम दोनों ही जरूरी हैं, इसलिए मुझे दोनों संभालने पड़ेंगे। फिर मैंने पूछा, आपका कोई और एक्स बॉयफ्रेंड है? अगर है तो उसे भी ढूंढ लेते हैं। जितने ज्यादा लोगों को ढूंढेंगे उतने ज्यादा मौके मिलेंगे। उसने शांत होकर कहा, नहीं, मेरा सिर्फ आन शियाओगांग ही एक एक्स बॉयफ्रेंड था। मैंने फिर पूछा, तो कोई एक्स गर्लफ्रेंड? आन शियू तुरंत गुस्से में मेरा नाम लेकर बोली, ये शुआंग। मैंने तुरंत कहा, बॉस मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं? मैंने मन ही मन सोचा, यूनिवर्सिटी से अब तक लगभग 10 साल हो चुके हैं। इतने लंबे समय तक अकेले रहना भी कम बात नहीं है। मैंने कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतने सालों से अकेली हैं। वह तुरंत बोली, तुम्हारा मतलब क्या है? मैंने हंसकर कहा, कुछ नहीं बॉस, आप जो कह रही हैं वही सही है। आन शियू ने अपने माथे पर हाथ रखते हुए कहा, ये शुआंग, तुम एक पुरुष होकर हर बात को गलत दिशा में क्यों ले जाते हो? मैंने तुरंत कार सड़क के किनारे रोक दी और कहा, ठीक है बॉस, मैं थक गया हूँ, अब आप गाड़ी चलाइए। आखिरकार गाड़ी मुझे ही चलानी पड़ी। सच में अमीर लोगों में बिल्कुल इंसानियत नहीं होती। सुबह की रोशनी फैलते फैलते हम आखिरकार शहर के बाहरी इलाके में पहुँच गए। चारों तरफ धान के खेत फैले हुए थे। उन्हीं खेतों के बीच हमने एक आदमी को देखा। उसकी पैंट घुटनों तक चढ़ी हुई थी और वह झुककर धान के पौधों की जांच कर रहा था। आन शियू ने उसे देखते ही आवाज लगाई, आन शियाओगांग। आवाज सुनते ही वह आदमी अपना सिर उठाकर देखने लगा। कुछ पल तक वह जैसे विश्वास ही नहीं कर पाया। फिर उसके चेहरे पर अचानक खुशी आ गई। आन शियू 10 साल बाद दो पुराने प्रेमी आखिरकार फिर आमने सामने खड़े थे। दोनों को एक दूसरे के सामने देखकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। इतने सालों में दोनों ने बहुत कुछ सहा था। आन शियाओगांग ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? आन शियू ने कहा, सुना था कि तुम यहाँ काम करते हो, इसलिए देखने चली आई। पहले प्यार का असर सच में अलग होता है। आन शियाओगांग के सामने आन शियू की मुस्कान बेहद कोमल थी। उसने चारों तरफ देखते हुए पूछा, तो यही तुम्हारा सपना है? आन शियाओगांग ने सिर हिलाया, हाँ, मैं अपने सपने को पूरा करने की राह पर हूँ। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, शियू, यह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं नहीं आन साहब, आपने गलत समझा, मैं सिर्फ आन मैडम का असिस्टेंट हूँ। आन शियाओगांग ने पहले आन शियू को देखा, फिर मुझे देखा और उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा दिखाई दी। उसने फिर पूछा, तुम दोनों सच में प्रेमी नहीं हो? हमने दोबारा मना किया, लेकिन वह फिर भी नहीं माना और बोला, तो फिर एक बार रिश्ता करके क्यों नहीं देखते? तुम दोनों साथ में काफी अच्छे लगते हो। मैंने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, नहीं नहीं, हम बिल्कुल मैच नहीं करते। आन शियू ने मुझे घूरकर देखा तो मैंने तुरंत बात बदल दी, मेरा मतलब है मैं उनके लायक नहीं हूँ। आन शियाओगांग मेरी बात पर हंस पड़ा। उसकी आंखों के आसपास हल्की झुर्रियां थीं, लेकिन चेहरे पर अब भी एक अलग तरह की ऊर्जा थी। तभी मुझे समझ आया कि आन शियू उसे इतने सालों से क्यों नहीं भूल पाई। मुझे अपना मिशन याद आया और मैंने पूछा, आन साहब, क्या आपकी अभी कोई गर्लफ्रेंड है? आन शियाओगांग हंसकर बोला, मैं शादीशुदा हूँ। मेरा दिल एक पल के लिए बैठ गया। फिर उसने कहा, मैंने अपने जीवन का साथ इस मिट्टी से जोड़ लिया है। मेरा दिल फिर सामान्य हो गया। कम से कम उसकी शादी तो नहीं हुई थी, यानी अभी भी मौका था। इसके बाद आन शियाओगांग हमें अपने प्रयोग वाले खेत दिखाने लगा। वह हर पौधे को ऐसे गर्व से दिखा रहा था जैसे कोई पिता अपने बच्चों को दिखाता है। आन शियू ने कहा, तुमने कॉलेज में कहा था कि तुम्हारा सपना दुनिया में शांति लाना है। तब मुझे लगा था कि तुम राजनीति में जाओगे, लेकिन तुमने खेती को अपना करियर बना लिया। आन शियाओगांग ने गंभीर होकर कहा, मेरा सपना कभी नहीं बदला। अगर हर परिवार के पास अच्छा भोजन हो तो परिवार में शांति होगी। अगर देश के पास पर्याप्त भोजन हो तो देश सुरक्षित होगा, और अगर पूरी दुनिया में भोजन की कमी न हो तो दुनिया में शांति होगी। उसने हाथ से धान के पौधों को छुआ और कहा, शियू, हम एक अच्छे दौर में पैदा हुए हैं, लेकिन दुनिया में आज भी बहुत से लोग गरीबी और भूख से परेशान हैं। मैं यह नहीं कहता कि मैं बहुत महान हूँ, लेकिन मेरा सपना बहुत बड़ा है और मेरा काम भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उन अनगिनत लोगों के सपनों को आगे बढ़ा रहा हूँ जो अपने जीवन में इन्हें पूरा नहीं कर सके। एक महान व्यक्ति ने कभी सपना देखा था कि एक दिन वह धान के खेत में इतनी ऊंची फसल उगाएगा कि उसके नीचे बैठकर आराम कर सके। मुझे भी उस सपने को पूरा करने की कोशिश करनी है। उस दिन हम तीनों ने काफी अच्छा समय बिताया, लेकिन वहाँ से निकलने तक आन शियू ने उससे दोबारा रिश्ता बनाने की बात नहीं की और मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा। वापस लौटते समय उसने मुझसे कहा, मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैंने तुरंत कहा, बॉस ऐसा मत कहिए, आप खुद बहुत काबिल और बेहतरीन हैं। लेकिन मन ही मन में सोच रहा था कि शायद पुराना प्यार वापस लाने का रास्ता भी बंद हो गया। फिर भी हमारी बॉस की लव स्टोरी यहीं खत्म नहीं हो सकती थी। महीने के आखिर में मैं ऑफिस के खर्चों की लिस्ट लेकर आन शियू के पास गया। मैंने कहा, बॉस, मैंने हाल ही में आपके फोन का रिकॉर्ड देखा है। वह तुरंत चिंतित होकर बोली, क्या हुआ? खर्च में कोई समस्या है? मैंने गंभीर होकर कहा, खर्च में कोई समस्या नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि सुरुइजे ने आपको पूरे 1 महीने से फोन नहीं किया।
यह सुनकर आन शियुयु भी थोड़ी हैरान हुई। उसने कहा, सुरुइजे ने इतने समय से मुझे फोन नहीं किया, लगता है आखिरकार उसने मुझे छोड़ दिया। यह कहते हुए उसके चेहरे पर राहत की मुस्कान आ गई। मैं गुस्से में बोला, आप खुश कैसे हो सकती हैं? सुरुइजे तो उन गिने चुने पुरुषों में से है जो अभी भी आपको पसंद करते हैं। आन परिवार और सु परिवार का रिश्ता बहुत पुराना था। दोनों परिवारों के बच्चे बचपन से साथ बड़े हुए थे। सुरुइजे का आन शियुयु के लिए प्यार बहुत गहरा और सच्चा था। उसने मुझसे कई बार कहा था, मुझे आपकी बॉस पसंद है, आप उसका ध्यान रखना। लेकिन आन शियुयु हमेशा सुरुइजे के साथ एक दूरी बनाकर रखती थी। उसका व्यवहार ऐसा था जैसे वह किसी छोटे भाई का ख्याल रख रही हो। आन शियुयु को सुरुइजे से प्यार नहीं था, लेकिन मुझे जरूर था। मेरा मतलब उसके साथ मेरा फायदा जुड़ा हुआ था। आन परिवार और सु परिवार के कारोबार एक दूसरे के पूरक थे। अगर दोनों परिवारों में शादी हो जाती तो दोनों का फायदा होता और मेरा करियर भी ऊपर जाता। इसलिए मैंने अपने जमीर को एक तरफ रखकर कहा, बॉस, आप सु साहब के बारे में एक बार सोच क्यों नहीं लेती? कई बार बाहर वाला इंसान अंदर वाले से ज्यादा साफ देख पाता है। आपको भी उनके लिए भावनाएं हैं। आन शियुयु ने मेरी तरफ देखकर कहा, मेरे मन में सुरुइजे के लिए बिल्कुल भावनाएं हैं। वह मेरे छोटे भाई जैसा है। मैंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन आप उनके साथ अलग व्यवहार करती हैं। सु छिंगशुए भी तो आपके साथ बचपन से बड़ी हुई है, क्या आप उसे भी अपनी छोटी बहन मानती हैं? आन शियुयु के मुंह का भाव बदल गया। उसने कहा, सु छिंगशुए मुझसे 2 साल बड़ी है, मैं उसे छोटी बहन कैसे मान सकती हूँ? मैंने कहा, यह जरूरी नहीं है। जरूरी यह है कि मैं आपको प्यार में दुखी देखकर चुप नहीं रह सकता। आपने कभी गौर किया है, जब भी सु साहब आपके सामने आते हैं, आपके चेहरे पर एक खास तरह की मुस्कान आ जाती है। वह अपने चेहरे को छूते हुए बोली, सच? मैं मुस्कुराती हूँ, बहुत अच्छा। वह अब थोड़ा सोचने लगी थी। मैंने तुरंत बात आगे बढ़ाई, यह आपके दिल की असली भावना है। शायद आपको खुद पता नहीं, लेकिन आप पहले ही उनसे प्यार कर चुकी हैं। उसने हैरानी से कहा, मैं उनसे प्यार करती हूँ? यह कैसे हो सकता है? मैंने आत्मविश्वास से कहा, क्यों नहीं हो सकता? मैंने कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ी है। आप मेरी बात पर भरोसा कीजिए, यह प्यार की निशानी है। तभी असिस्टेंट डिपार्टमेंट से फोन आया, आन मैडम, सु साहब आपसे मिलने आए हैं। मैंने उसे रोकते हुए कहा, उन्हें अंदर भेज दो। मेरी इस हरकत पर आन शियुयु ने कुछ नहीं कहा। शायद वह भी सोच रही थी कि अब उसे अपने सच्चे प्यार से मिलने का मौका मिलने वाला है। थोड़ी देर बाद सुरुइजे ऑफिस में आया। उसके साथ उसकी बचपन की दोस्त सु छिंगशुए भी थी। दोनों ने अचानक अपनी उंगलियों में एक जैसे कपल रिंग दिखाते हुए कहा, शियुयु, हम शादी करने वाले हैं। यह सुनकर मैं पूरी तरह हैरान रह गया। इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया। अगर वे 10 मिनट पहले आ जाते तो मैं खुद को इतनी शर्मिंदगी से बचा सकता था। सुरुइजे ने एक खूबसूरत शादी का निमंत्रण पत्र निकाला और आन शियुयु से ईमानदारी से कहा, पहले मैं समझ नहीं पाता था, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। इतने सालों तक मेरी गलतियों को सहने के लिए धन्यवाद। मैं अपनी निर्भरता को प्यार समझ बैठा था। इससे न सिर्फ तुम्हें परेशानी हुई बल्कि मैंने छिंगशुए को भी दुख दिया। अब मुझे आखिरकार समझ आ गया है कि मैं वास्तव में किससे प्यार करता हूँ। सु छिंगशुए ने भी आन शियुयु की तरफ देखकर कहा, मुझे भी तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। अगर तुमने हमेशा सुरुइजे को मना नहीं किया होता तो शायद मुझे कभी मौका नहीं मिलता कि वह मेरी तरफ वापस देखे। सुरुइजे ने उसका हाथ पकड़कर कहा, छिंगशुए, मुझे माफ कर दो, तुमने मेरा इतना इंतजार किया। छिंगशुए ने मुस्कुराकर कहा, अगर आखिर में नतीजा अच्छा हो तो कितना भी इंतजार करना सही है। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। आन शियुयु ने सूखे स्वर में कहा, तुम दोनों साथ आ गए, यह देखकर मुझे खुशी हुई। एक सबसे अच्छी दोस्त के रूप में मैं तुम्हें हमेशा खुश रहने की शुभकामना देती हूँ। दोनों ने धन्यवाद दिया और वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद आन शियुयु ने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम बहुत सारी रोमांटिक किताबें पढ़ते हो, क्या यह वही कहानी है जिसमें दूसरी लड़की आखिरकार जीत जाती है? मैंने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, बॉस, आमतौर पर जिस लड़की से हीरो प्यार करता है वही मुख्य नायिका होती है। उसने तुरंत कहा, तुमने बहुत अच्छी बात कही है, अब चुप रहो। उस रात आन शियुयु फिर बार में चली गई। मुझे लगा कि यह सब मेरी गलती थी। अगर मैंने उसे यह नहीं बताया होता कि सुरुइजे शायद उसका सच्चा प्यार है तो शायद वह इतनी परेशान नहीं होती। कुछ पैक पीने के बाद वह थोड़ी नशे में थी और मेरे कंधे पर सिर रखकर बोली, यह बहुत गलत है। उस सु छिंगशुए ने बचपन में मुझसे कम पढ़ाई की थी। बड़े होने के बाद उसके प्रोजेक्ट भी मेरे प्रोजेक्ट जितने बड़े नहीं थे। अब शादी भी मुझसे पहले कर रही है। वह न मुझसे ज्यादा खूबसूरत है न मुझसे ज्यादा अमीर, फिर वह मुझसे ज्यादा खुश कैसे है? तब मुझे समझ आया कि वह दुखी प्यार की वजह से नहीं थी बल्कि हारने की वजह से थी। उसने दुखी होकर पूछा, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? सुरुइजे ने भी मुझे छोड़कर उसे क्यों चुन लिया? मैंने मन ही मन सोचा, क्या आपको सच में नहीं पता? हर मामले में वह आपसे आगे है, लेकिन आप खुद क्यों पीछे नहीं हटती? शायद शराब के नशे के कारण उसकी आंखों को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे ठीक से देखने के लिए वह मेरे और करीब आ गई। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने पहली बार ध्यान से देखा कि हमारी बॉस वास्तव में काफी खूबसूरत थी। मैंने कहा, बॉस, आप नशे में हैं। उसने
उसने सिर हिलाकर कहा, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल होश में हूँ। उसके बालों की कुछ लटें माथे पर आ गई थीं और हमेशा की तरह सख्त रहने वाली बॉस इस समय काफी अलग लग रही थी। उसने पूछा, असिस्टेंट ये मैं हमेशा से पूछना चाहती थी कि तुम कॉन्टैक्ट लेंस क्यों नहीं पहनते। मैं हैरान रह गया, अब यह किस तरफ जा रहा था। आन शिवयू हंसते हुए बोली, मुझे अचानक जानने की इच्छा हो रही है कि तुम्हारा चश्मा हटाने के बाद तुम कैसे दिखते हो। उसने धीरे से मेरे चेहरे पर हाथ रखा और मेरा चश्मा उतार दिया। मेरे असली चेहरे को देखकर वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी आंखें तो बहुत छोटी हैं। मैं तुरंत उठकर वहां से चला गया। मेरी इज्जत का ऐसा मजाक उड़ाने के बाद मैं वहां कैसे रुकता। मैंने सोचा, मरने दो इस औरत को, इसी वजह से यह हमेशा सिंगल रहेगी। वह पीछे से चिल्लाई, रुको, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। ये शुआंग, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अगले दिन मैं देर तक सोता रहा, फिर ऑफिस के प्लेटफॉर्म पर एक हफ्ते की छुट्टी की अर्जी डाल दी। अर्जी भेजने के कुछ ही समय बाद आन शिवयू का फोन आ गया। उसने पूछा, तुमने इतनी लंबी छुट्टी क्यों मांगी? तबीयत खराब है या घर में कोई समस्या है? मैंने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, मैं बीमार हूँ। वह तुरंत चिंतित हो गई, क्या बीमारी है? ज्यादा गंभीर तो नहीं? तुम्हारे पास अभी कोई है? रहने दो, तुम मेरा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे घर आकर तुम्हें अस्पताल ले जाती हूँ। उसकी चिंता देखकर मुझे थोड़ी भावुकता हुई। मेरी बॉस सच में अच्छी थी। मैंने कहा, नहीं बॉस, मुझे आलस की बीमारी है, थोड़ा आराम करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा। आन शिवयू ने ठंडी आवाज में कहा, क्या इस बीमारी की मेडिकल रिपोर्ट बन सकती है? अगर नहीं बन सकती तो मैं तुम्हारी छुट्टी मंजूर नहीं करूंगी। मैं गुस्से में तुरंत बिस्तर से उठने लगा, लेकिन चक्कर आने की वजह से फिर बैठ गया। छुट्टी लेना तो हर कर्मचारी का अधिकार है। वह बोली, ऐसा है तो असिस्टेंट बदलना भी हर बॉस का अधिकार है ना? फिर धमकी। मैंने गुस्से में बिस्तर पर हाथ मारा और कहा, बॉस, मैं अभी ऑफिस आता हूँ। मेरे जैसा कर्मचारी इतनी महंगी बीमारी कैसे कर सकता है? मैं तो मजाक कर रहा था। उसने कहा, ऑफिस आने की जरूरत नहीं है, तैयार हो जाओ और मेरे साथ एक बिजनेस पार्टी में चलो। मैंने पूछा, ऐसी पार्टी में तो आमतौर पर असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लोग आपके साथ जाते हैं। उसने कहा, उस पार्टी में बहुत सारे अच्छे और योग्य पुरुष होंगे। तुम मेरी लव लाइफ की जिम्मेदारी लेना चाहते थे ना, तो अब मेरी मदद करने आओ। उसकी बात में इतनी लॉजिक थी कि मैं मना ही नहीं कर पाया। जब मैं और आन शिवयू पार्टी में पहुंचे तो कई लोगों की नजरें हमारी तरफ घूम गईं। ऐसा नहीं था कि मैं बहुत खूबसूरत लग रहा था, बस काले फ्रेम वाले चश्मे और फॉर्मल ड्रेस का मेरा कॉम्बिनेशन लोगों के लिए थोड़ा अजीब था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज रात मेरा काम सिर्फ अपनी बॉस के लिए अच्छे पुरुष ढूंढना था। आन शिवयू सही कह रही थी, ऐसी बड़ी पार्टी में सच में बहुत सारे स्मार्ट और अमीर पुरुष मौजूद थे और वहाँ खड़े हर इंसान का अपना मजबूत बैकग्राउंड था। जब मैं आन शिवयू के साथ लोगों से मिल रहा था तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी। मैंने तुरंत कहा, बॉस जल्दी देखिए। मैंने उस आदमी की तरफ इशारा किया। आन शिवयू ने उसकी तरफ देखा और अचानक हैरान रह गई। आन शियाओगांग यहाँ कैसे आया? मैंने ध्यान से देखकर कहा, यह आन शियाओगांग नहीं है, लेकिन यह तो बिल्कुल उसकी तरह दिखता है। क्या हमारे सामने अब रिप्लेसमेंट वाली लव स्टोरी होने वाली है? मैंने उत्साहित होकर आन शिवयू को उसकी तरफ धकेल दिया और कहा, बॉस जाइए, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। आन शिवयू लगभग गिरते गिरते बची और गुस्से में बोली, ये शुआंग, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे भी लगा कि मैं थोड़ा ज्यादा उत्साहित हो गया हूँ। मैंने हंसकर कहा, जाइए और उससे मिलिए, कम से कम एक नया कॉन्टैक्ट तो बनेगा। आन शिवयू ने ठंडे स्वर में कहा, मैं यहाँ दोस्त बनाने नहीं आई हूँ। मैंने तुरंत कहा, हाँ आप यहाँ बॉयफ्रेंड बनाने आई हैं। जब वह फिर भी आगे नहीं बढ़ी तो मुझे समझ आया। मैंने कहा, आपको डर लग रहा है कि कहीं वह आपको रिजेक्ट न कर दे। आन शिवयू मेरी बात पर हंस पड़ी। उसने कहा, तुम सच में बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। फिर वह उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोली, आज तुम्हें मेरा आकर्षण दिखाती हूँ। आन शिवयू ने बहुत बनावटी अंदाज में कहा, फलो, मैंने भीड़ में आपको एक नजर में देख लिया, क्या हम एक दूसरे को जान सकते हैं? उस आदमी ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, नहीं। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी वहां आया और उसने उस आदमी को अपने पास खींचते हुए आन शिवयू की तरफ ठंडी नजरों से देखा। उसने कहा, सीमा मत पार करो, किसी और के खजाने पर नजर मत रखो। तब मुझे समझ आया कि यह रिप्लेसमेंट लव स्टोरी नहीं बल्कि किसी और ही तरह की कहानी थी। मैं आन शिवयू के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, कोई बात नहीं बॉस, आप उससे कम नहीं हैं। लेकिन आन शिवयू ने वहां से निकलने तक मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा। कार में वापस जाते समय मैंने उससे कहा, बॉस मुझसे गलती हो गई। उसने अकड़कर पूछा, तुम्हारी गलती क्या थी? मैंने काफी सोचा लेकिन कुछ समझ नहीं आया। आखिर मैंने सिर झुकाकर कहा, मेरी हर बात गलत थी। उसने धीमे से कहा, सच में बेवकूफ हो, लेकिन बाहर के शोर के कारण मैं ठीक से सुन नहीं पाया। रात में शहर का मुख्य इलाका अभी भी लोगों और गाड़ियों से भरा हुआ था। लाल बत्ती पर गाड़ी रुकने के दौरान मैंने देखा कि आन शिवयू एक बड़ी बिल्डिंग पर लगे विशाल ज्वेलरी विज्ञापन को ध्यान से देख रही थी। विज्ञापन में देश के मशहूर सुपरस्टार हे चियांग का चेहरा था। रोशनी में उसका चेहरा इतना परफेक्ट लग रहा था कि कोई भी उसे देखकर प्रभावित हो जाए। मैंने भी कहा, वाकई हे चियांग बहुत हैंडसम है। आन शिवयू ने पूछा, तुम्हें भी वह हैंडसम लगता है? मैंने सिर हिलाकर कहा,
इतना शानदार चेहरा देखकर कौन तारीफ नहीं करेगा। वह हल्का सा मुस्कुराई और बोली, तो तुम उसे मेरे लिए हासिल कर सकते हो। मैं हैरान रह गया। उसने आगे कहा, पैसा कोई समस्या नहीं है। मैंने तुरंत कहा, जी बॉस, यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैंने मन ही मन सोचा, यह अकेली और अमीर महिला आखिरकार अब किसी सेलिब्रिटी को डेट करने की कोशिश करने जा रही है। सु परिवार के कारोबार में मीडिया कंपनी भी शामिल थी। सु छिंगशुए की मदद से मैंने बहुत जल्दी हे छियांग का कांटेक्ट हासिल कर लिया। जिंदगी में पहली बार मुझे किसी सुपरस्टार का नंबर मिला था और मुझे लगा कि अब मेरी बॉस की लव स्टोरी एक नए मोड़ पर जाने वाली है।